गुड आफ्टरनून एवरीवन। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग अपना अपना। डॉक्टर सरजीत आपका भी माइक ऑन है, माइक एक बार ऑफ कर लीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में आप लोग को याद है हम लोग क्या कर रहे थे? एक वीडियो देख रहे थे, है ना, जिसमें प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था, समराइज बेसिकली किया हुआ था किडनी के फंक्शंस को। तो वो हमारा पूरा नहीं हो पाया था, उसी से आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? हाँ जी। यस मैम। वीडियो दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी। यस ओके ओके। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था कि फिल्ट्रेट वॉल्यूम जो है वुमेन में वो 150 लीटर्स पर डे होता है और मेन में 180 लीटर्स पर डे अप्रोक्सीमेटली होता है। इस पूरे फिल्ट्रेट का जो जितना अमाउंट हमारा फिल्टर होके आता है, इस पूरे फिल्ट्रेट का ओनली 1% जो है यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है, बाकी 99% हमारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ये क्यों हो पाता है? जो एफरेंट आर्टीरियोल है, ये वुमेन्स कैप्सूल को एग्जिट करता है। I can write over this. Second. ओके, ये आपको देखना पड़ेगा ऐसे। तो जो ये रेड कलर से एरो मार्क है ना नीचे की साइड में, तो इफरेंट आर्टीरियोल है। जब इफरेंट आर्टीरियोल वुमेन्स कैप्सूल को एग्जिट करता है तो ये मल्टीपल ब्रांचेस बनाता है। मल्टीपल ब्रांचेस बनाता है। तो ये दिख रही है आपको ब्रांचेस रेड कलर की, पूरा जो पीसीटी ग्रुप ऑफ हेनरी और डीसीटी को पूरा कवर करता है। ये जो आपको हाइलाइटेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से ये इसको कवर करना स्टार्ट करता है और पूरा नीचे आते आते जब तक ये पूरी ट्यूब्यूल जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल है ये पूरी जाके कलेक्टिंग डक्ट पे नहीं मिल जाती, तब तक हमारा इफरेंट आर्टीरियोल इसको कवर करता है। अब अगर आप देखें तो पूरा जो पीसीटी है वो जितना भी सॉल्यूट बनता है उसका 2/3 जो है इसी पीसीटी में ही रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या क्या रीएब्सॉर्ब होता है? वाटर, सॉल्यूट्स, है ना। जो एपिथेलियल सेल, इसकी जो एपिथेलियल सेल की लाइन है इसके थ्रू ये रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ये प्रोसेस आप देखते रहिए। ये यस जो मैम। ट्यूब्यूल के यहाँ से निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे, सॉल्यूट जो है वो इसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं
इसमें गेटवे के थ्रू, ये ब्लू कलर का एरो दिख रहा है ऊपर की साइड में, ये गेटवे के थ्रू बाहर निकलता है। और ये गेटवे के थ्रू बाहर निकलने के बाद कहाँ जाता है, तो जो इफरेंट आर्टीरियोल पूरा इसको लाइन अप कर रहा है, कवर कर रहा है ना, ये पूरी ब्लड कैपिलरीज कवर कर रही है। ऊपर आपको आरबीसी तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं ना पाइप जैसे स्ट्रक्चर में। तो ये क्या कर रहा है, ये इस यहाँ से सोल्यूट निकल के, पीसीटी से सोल्यूट निकल के और वापस से हमारी ब्लड में चला जा रहा है। देखिए, ऊपर गया और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है इन्होंने ले लिया। सोडियम का एब्जॉर्प्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, फिर वाटर और क्लोरीन का नेगेटिवली चार्ज आयन जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। अब नीचे पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है जो हमारा सोडियम का अमाउंट है, सोडियम के जो आयंस हैं उनको हमारा जो नेफ्रॉन है, जो हमारी पीसीटी डीसीटी है उसमें लो रखा जाता है, उसके अमाउंट को लो रखा जाता है। क्यों कैसे लो रखा जाता है, तो जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है, मैंने आपको बताया था कि एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो एटीपी का इस्तेमाल करके सोडियम को कॉन्स्टेंटली बाहर फेंकता रहता है। तो ये नीचे लिखा हुआ है, इज केप्ट लो थैंक्स टू सोडियम पोटेशियम पंप दैट कॉन्स्टेंटली पंप्स द सोडियम आयंस आउट इनटू द, ये देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बाहर फेंकता रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से, ये देखिए अभी क्या हुआ, लो सोडियम आयन हो गया तो इसने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया जिससे जो हमारा सोडियम है वो निकल के जो हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है इसमें चला गया। ठीक है, और सोडियम को बाहर फेंकने का, अब आपने ये देखा अभी अभी यहाँ पे नीचे सोडियम वाटर और क्लोराइड नीचे लिखा हुआ था, फिर उन्होंने ऊपर एरो दिखाया, ये निकल के कैपिलरीज में चला गया। उसके साथ इन्होंने क्या दिखा रहे हैं, ग्लूकोज और अमीनो एसिड। ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड कहाँ से आया, तो सोडियम की एक खासियत होती है, ये क्या करता है, ये बाइंड कर लेता है अपने साथ में, तो जैसे कैरियर का काम करता है। तो सोडियम तो बाहर जा ही रहा है, ये अपने साथ ग्लूकोज और अमीनो एसिड को भी लेके बाहर चला जाता है। इससे क्या होगा, इससे आपका ब्लड फिल्टर हुआ, तो जो भी ग्लूकोज फिल्ट्रेट के साथ आपका यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता या चला जाता, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सोडियम ने क्या किया, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो वेस्ट के फॉर्म में बाहर जा रहे थे उनको पकड़ के वापस से ब्लड के अंदर ला दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्लूकोज और अमीनो एसिड, नियरली ऑलमोस्ट ऑल ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर रीअब्सॉर्ब्ड एट दिस स्टेज। क्लियर है, यहाँ तक समझ में यस आया? मैम। यस मैम। ओके, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसमें से हाफ ऑलमोस्ट इसी में, इसी टाइम पे ब्लड स्ट्रीम में वापस चले जाते हैं। अब किडनी क्या करती है, किडनी जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट, ब्लड का जो वेस्ट होता है उसको कम करती जाती है, लेकिन पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करती है। किडनी का काम क्लियर क्लियर करना है, लेकिन पूरी तरह से वो यूरिया, ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा यूरिया बॉडी से बाहर निकाल के फेंक दिया या पूरा जो भी वेस्ट है वो सब पूरे बाहर निकल, तो सेफ अमाउंट तक मैनेज करना किडनी का काम है, कि जितना अमाउंट हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है या जितना अमाउंट हमारी बॉडी के लिए सेफ है उतना अमाउंट बॉडी में रिटेन करके जितना भी एक्सेस है उसको बाहर फेंक देना। ठीक है, ओके, अभी ये वाला देखिए, इसमें क्या लिखा है कि रीअब्जॉर्प्शन जो है, कुछ पार्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन पैरासेल्युलर रूट के थ्रू भी होता है। ठीक है, जिसको हम टाइट जंक्शन बोलते हैं। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन कहाँ होता है, एपिथेलियल सेल्स के बीच में होता है। अच्छा, अब आप ये ध्यान रखिएगा, जब हमने पहले जो ब्लू एरोज देखे थे वो एरोज हमारे दोनों एपिथेलियल सेल के बीचों बीच से जा रहे थे, मतलब दो एरोज दिखा रहे थे जिसमें एक एपिथेलियल सेल के बीच से था और दूसरा भी एपिथेलियल सेल के बीच से था। लेकिन इसमें ये एरो ऊपर की तरफ कहाँ दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं टाइट जंक्शन के बीच में। टाइट जंक्शन क्या होता है, जो दो एपिथेलियल सेल एक दूसरे के बाजू बाजू में लगे होते हैं तो उनके बीच का जो गैप होता है, जो भी उनके बीच का जंक्शन होता है, दैट इज नोन एज टाइट जंक्शन। And little reabsorption also occurs through this route.
इसी टाइम पे जब हमारा पीसीटी में से सोडियम, वाटर, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, ये सब अमाउंट जो थोड़ा अमाउंट जो है वो रीअब्सॉर्ब होके ब्लड कैपिलरीज में जा रहा होता है। एट द सेम टाइम देयर आर फ्यू ट्यूबुलर सेक्रीशन, दैट इज वेस्ट, ड्रग्स, है ना, ये सब फ्लूइड्स है जो ब्लड स्ट्रीम को छोड़कर वापस आ रहे होते हैं कहाँ पे, पीसीटी में। तो एक्सचेंज जो है वो मूवमेंट है, वन साइडेड नहीं है। यहाँ से कुछ ऊपर जा रहा है और ब्लड स्ट्रीम से कुछ अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, जब ये पूरा रीअब्जॉर्प्शन चल रहा होता है प्रोसेस, तो पीसीटी में भी, पीसीटी का मैंने आपको पूरा प्रोसेस अभी क्लियर है, हाईलाइट करके बता दिया। अब ये प्रोसेस धीमे से नीचे आया तो ये लूप ऑफ हेनले में चल रहा होता है। ये लूप ऑफ हेनले आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, पूरा लूप ऑफ हेनले में भी और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में भी यही प्रोसेस चल रहा होता है। अब इन ट्यूब्यूल्स का उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शंस भी है। मेन फंक्शन क्या है लूप ऑफ हेनले का, कि ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट मेंटेन करता है, ठीक है, कहाँ पे, मेड्यूला के अंदर। और इसका क्या काम होता है, ये क्या हेल्प करता है लेटर स्टेजेस में, जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट को लेटर स्टेजेस में मदद करता है। किस चीज के लिए मदद करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ। और जो हमारा लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट बेसिकली वर्क्स टू थ्रू आउट सोडियम। और कैसे, एक्टिवली पंप करता है, एक्टिवली पंप करता है इसका मतलब एटीपी, एटीपी यूज करके सोडियम को लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग डक्ट से बाहर फेंकता है, ठीक है। देखिए, यस मैम। ये असेंडिंग लिम्ब है, ये सोडियम को बाहर फेंक रहा है, ठीक है। ओके, और जो हमारा अभी ये हाईलाइटेड पोर्शन है, रेड कलर से जो हाईलाइटेड है, ये क्या करता है, जब वाटर, एज द वाटर एग्जिस्ट द ट्यूब्यूल्स बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर हमारा एग्जिट कर रहा है, द फिल्ट्रेट बिकम्स मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो क्या हुआ, वाटर हमारा इस पाइप से, इस पाइप से बाहर निकल रहा है। तो वाटर, जैसे जैसे वाटर बाहर जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा यूरिन जो है, जो हमारा फिल्ट्रेट है, वो और कंसेंट्रेटेड होता जा रहा है, ठीक है। वाटर निकल रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर, और यूरिन जो है वो और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है। और असेंडिंग लिम्ब जो है वो पानी बाहर नहीं भेजता, बस आयन भेजता है, ठीक है। अब आ जाए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें क्या होता है, ओके, अब इसमें लिखा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो हमारा रिएब्सॉर्प्शन होता है ना, इस ये बहुत सारे हॉर्मोन्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड, HCO3 आयन बाहर जा रहे हैं, और हाइड्रोजन और पोटेशियम के आयन अंदर आ रहे हैं। ये इन एंड आउट जो है वो हमारा वेरियस हॉर्मोन्स पे बेस्ड होता है। इसी तरह से हमारी किडनी, जब हमारा यूरिन, कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन का जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है, इसके थ्रू हमारी किडनी उसमें मदद करती है। कैसे, पीसीटी में से सोडियम बाहर फेंक रही है ना, जो आयन है वो बाहर फेंक रही है, यूरिया बाहर फेंक रही है, और ग्लूकोज हमारी बॉडी में सेव करने की जरूरत है, तो ग्लूकोज को सोडियम आयंस अपने साथ ले जा रहे हैं ब्लड में वापस, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अब आ जाते हैं, जब हम आ गए पीसीटी पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, तो ये सब हो गया। अब हम लूप ऑफ हेनले पे आए, तो लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या कर रहा है, वो वाटर को बाहर फेंक रहा है, जिससे यूरिन जो है कंसंट्रेट होती जा रही है। और जो असेंडिंग लिम्ब है वो क्या कर रहा है, वो वाटर के लिए तो परमिएबल नहीं है, लेकिन वो आयंस के लिए परमिएबल है, तो आयन को बाहर फेंक रहा है, ठीक है। जब हम डीसीटी पे आ गए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, तो इसका, इसमें जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो सब हॉर्मोन्स के थ्रू हो रहा है। और वो क्या हो रहा है हॉर्मोन्स के थ्रू, पोटेशियम आयंस को वो अंदर ले रहा है, सोडियम आयंस को वो बाहर फेंक रहा है, ठीक है। मैम, हेलो हाँ जी, मैम। हाँ हाँ। मैम, प्रोटीन यूरिया के केस में जब होता है तो प्रोटीन भी इसी मतलब ऑर्गन के थ्रू निकल जाता है क्या?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रोटीन यूरिया का केस होता है, उस केस में मैंने आपको क्या बताया, एक लाइन अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी कि बॉडी हमारे जो आयंस, जो वेस्ट है, जो यूरिया है या ग्लूकोज है या प्रोटीन है, एक्स्ट्रा प्रोटीन, वो पूरा का पूरा प्रोटीन हमारी बॉडी से बाहर नहीं फेंकती है। क्या करती है, एक जो लेवल है हमारी बॉडी के लिए, जो सेफ लेवल है, वहां तक मेंटेन करती है, और उसके अलावा जितना एक्सेस होता है वो बाहर फेंक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान हम्म, लीजिए हमारी बॉडी में 10 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जब तक रहेंगे तब तक हमारी बॉडी सेफ रहेगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जैसे ही प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स 10 से बढ़ना शुरू करते हैं, तो हम्म, बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, बॉडी क्या सोचती है कि अभी ये तो ज्यादा हो रहा है, इसको बाहर फेंक दो, बॉडी से बाहर निकालो। तो वो क्या करता है, जब हमारा ब्लड किडनी के थ्रू फिल्टर होता है, तो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है वो भी फिल्टर होता है, लेकिन रीएब्सॉर्ब सिर्फ उतना ही प्रोटीन होगा जितना हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है, बाकी सारा प्रोटीन यूरिया के थ्रू बाहर फेंक दिया जाएगा। इसीलिए जब हम यूरिन टेस्ट करते हैं, तो हमें कुछ लोगों के यूरिन में प्रोटीन मिलता है, कुछ लोगों के यूरिन में प्रोटीन नहीं मिलता है। जिनके में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उनकी बॉडी का प्रोटीन लेवल एकदम नॉर्मल है। लेकिन जिनके में मिल रहा है, उसका ये मतलब है कि बॉडी में, ब्लड में प्रोटीन का लेवल इतना ज्यादा है कि किडनी को उसे थ्रू आउट करना पड़ रहा है। क्लियर है? यस यस यस, ओके मैम। कलेक्टिंग डक्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है बचे कुचे वाटर को भी रीअब्सॉर्ब कर लेना, ताकि यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाए और हमारी बॉडी में वाटर कंजर्व किया जा सके। ठीक है। यस मैम। और ये कैसे होता है, मैंने अभी आपको लूप ऑफ हेनले में जब बताया था, मैंने आपको क्लियर बताया था कि लूप ऑफ हेनले जो ऑस्मोलैरिटी क्रिएट करता है, वो आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट को हेल्प करती है, किसमें? यूरिन को कंसंट्रेट करने में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलेक्टिंग डक्ट ये कैसे पॉसिबल कर पाता है कि यूरिन को कंसंट्रेट कर दे, बाय द ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट generated by loop of Henle as it gets saltier deeper in the medulla. ओके, अब ये डायग्राम देखिए, ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे हल्का सा ब्राउन, ऊपर येलो दिखा रहा है, फिर थोड़ा ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन करके नीचे आ रहा है ना पाइप में, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये क्या दिखा रहा है कि जब कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन पास होती है, तो जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है, हर लेवल पे उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते जाते हैं बाहर, दस मेकिंग इट मोर कंसंट्रेटेड। तो जो कंसंट्रेटेड यूरिन होती है, वो ज्यादा डार्क होती चली जाती है। क्लियर? यस मैम। ओके, कलेक्टिंग डक्ट हार्मोन के अंडर में होता है। तो हार्मोन क्या करता है, हॉर्मोन्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल नाप लेते हैं। मान लीजिए, अब आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कई बार यूरिन जो है वो बहुत लाइट कलर की होती है, या फिर एकदम पानी पानी के कलर की होती है, कोई कलर नहीं होता उसमें, एकदम नॉर्मल, ऐसा लगता है वाटर आ रहा है। लेकिन कई बार यूरिन जो है वो बहुत कंसंट्रेटेड हो जाती है और येलोइश दिखाई देती है बहुत ज्यादा। अब जो येलोइश यूरिन है, इसका मतलब है कि येलो क्यों ही है यूरिन, क्योंकि हमारे कलेक्टिंग डक्ट में, हमारे लूप ऑफ हेनले में और हमारे पीसीटी ने बहुत सारा वाटर रीएब्सॉर्ब कर लिया है ना? जब वाटर रीएब्सॉर्ब हो गया, इसका मतलब हमारी जो यूरिन है वो कंसंट्रेट हो गई, दस मेकिंग इट मोर येलोइश इन कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूरिया। ठीक है। एंड बाइल बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल जो हमारे होते हैं। ओके, सो अब हमें ये इससे क्या पता चल रहा है, हमारी बॉडी ने मोर वाटर रीअब्सॉर्ब क्यों किया? क्योंकि हमारी बॉडी का हाइड्रेशन लेवल कम हो रहा था। तो फिल्टर, जितना बहुत ज्यादा पानी फिल्टर होगा तो बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाएगी, तो इसने क्या किया, यूरिन में से बहुत सारा पानी रीअब्सॉर्ब कर लिया। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी किसी की यूरिन का कंसंट्रेशन हाई है, उसे ये समझना चाहिए कि हो सकता है उसकी बॉडी में पानी की थोड़ी कमी हो रही है, या हमारा हमारा हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर नहीं है, हम पानी ठीक से नहीं पी रहे। एक दिन आप ये करके देखिए, किसी दिन अगर गलती से आप लोग पानी पीना मिस कर देंगे या कम पानी पिएंगे, उस दिन यूरिन जो है हमारी ज्यादा येलो होती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है यूरिन का। और जिस दिन बहुत नॉर्मल प्रॉपर ज्यादा एक्सेस पानी पीते हैं, यूरिन का कलर उतना ही कम और यूरिन उतनी ही कम कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ठीक है। तो ये और हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है वो इसी बेसिस पे काम करता है, हमारे हॉर्मोन्स जज कर लेते हैं। एक हार्मोन होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच, वो जज कर लेता है हमारी बॉडी के हाइड्रेशन लेवल को, और उस हिसाब से कितना पानी रीअब्सॉर्ब करना है वो डिसाइड कर लिया जाता है।
एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बॉडी बहुत डिहाइड्रेटेड है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो यूरिन निकलेगी वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी। सेम वे अगर हमारी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड है, तो फिर बॉडी में ऑलरेडी वाटर है, तो बहुत ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम, क्लियर हो। तो प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया ना, कि कैसे ब्लड से आके कहाँ कहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, क्यों एब्जॉर्ब होता है, यूरिन कब डार्क होती है, कब लाइट होती है। अब अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे डाउट पूछो। यस मैम। मैम इसकी मतलब एल्बुमिन के लेवल भी अगर क्रॉस कर जाए तब भी ऐसा होता है ना? हाँ, कोई भी चीज अगर हम्म। लेवल में है तब तक बॉडी उसको स्टोर करेगी, और जब वो लेवल में नहीं है, जैसे ही उसका लेवल इंक्रीज हो गया, बॉडी उसको और उसके पास थ्रो आउट करने के हम्म। दो तरीके होते हैं। ठीक है, या तो वो यूरिन के फॉर्म में थ्रो आउट करती है, या फिर वो एक्सक्रीटा के फॉर्म में थ्रो आउट करती है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक्सक्रीटा के फॉर्म में क्या थ्रो आउट होता है, जो हम खाते हैं। हम्म, तो ओके मैक्सिमम मैम। केसेस में हमारी बॉडी क्या करेगी, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मान लो प्रोटीन है, तो हमारा इंटेस्टाइन क्या करता है कि वो ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं करता, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोटीन जो है वो कोशिश करता है कि मोशन के थ्रू बाहर हो जाए। लेकिन जो ऑलरेडी प्रोटीन बॉडी में बन रहा है, ये जो ऑलरेडी प्रोटीन बॉडी में हमारे ब्लड में है ना, वो उसको फिल्टर आउट करने का एक इकलौता तरीका है यूरिन। यस। और किसी को कोई डाउट? आज हम ये टॉपिक फिनिश कर देंगे, इसलिए किसी को कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लीजिए। किसी भी लेवल पे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको कोई डाउट है, फंक्शनिंग में कोई डाउट है? मैम एक चीज और है, अगर मतलब कोई कोई डॉक्टर ऐसा कहता है, मतलब खड़े होकर अगर पानी पीते हैं कोई पेशेंट, तो डायरेक्ट नेफ्रॉन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, या ऐसा कुछ ये है क्या? इसका कोई प्रूवन अभी तक जो है थ्योरी वगैरह नहीं है, थ्योरी है बेसिकली, इसमें प्रूवन पेपर अभी कोई है नहीं। बहुत सारे लोगों की थ्योरीज हैं कि ऐसा होता है, खड़े होके नहीं पीना चाहिए पानी, या बैठ के पीना चाहिए पानी, पर ऐसा जी मैम। अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है कि इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट है। पर बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि पानी बैठ के पियो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके मैम। थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? नहीं, थैंक यू मैम। ओके, अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू करती हूँ। एक मैं आपको छोटा सा एनिमेशन और दिखाती हूँ, 30 सेकेंड्स का एनिमेशन है वो एक, और आप देखिए, आपको साउंड कुछ सुनाई नहीं देगा, बट जस्ट एनिमेशन आप एक बार देखिए, ओके? दिखाई दे रहा है ना? अच्छा। Yes, ma'am.
एक बार फिर से दिखाती हूँ और मैं आपको समझाती हूँ। इसमें बेसिकली हमें क्या दिखा रहे थे कि किडनी के अंदर जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, फिर नेफ्रॉन्स से होते हुए, 1 सेकेंड। अभी आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? नहीं मैम, ये नो मैम। चला गया। ओके, 1 सेकेंड। ओके, मुझे कौन बताएगा नेफ्रॉन के पार्ट्स, कौन कौन बताएगा? एक जना कोई नेफ्रॉन के पार्ट्स बताइए मुझे तब तक। मैम मेनली इसमें होता है हमारा पीसीटी होता है, लूप हम्म। ऑफ हेनली होता है। लूप ऑफ हेनली में हम्म। एक उनका क्या बोलते हैं, आप और लूप ऑफ असेंडिंग हेनली लूप ऑफ में भी। हेनरी और, हाँ। हाँ, असेंडिंग और असेंडिंग डिसेंडिंग, और, असेंडिंग और हाँ, डिसेंडिंग, हाँ। असेंडिंग करेक्ट। और डिसेंडिंग लूप्स होते हैं। उसके बाद में पीसीटी के बाद डीसीटी होता है हमारा। उसके बाद वो हम्म। कलेक्टिंग डक्ट में कनेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। और इसके मैम शुरू में मैम ग्लोमेरुलस होता है, जो उसमें, और जिसमें अपना क्या बोलते हैं, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं। करेक्ट। हाँ, एफरेंट से मैम बॉडी के अंदर से उसमें मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है और एफरेंट से बाहर जाता है। ओके। एक कोई कैप्सूल भी होता है, कौन सा कैप्सूल होता है? वोमेन्स वोमेन्स कैप्सूल होता है। Women's capsule. हाँ, वुमेन्स कैप्सूल होता है। करेक्ट। ओके। ओके, अभी जिसमें मैं आपको ग्लोमेरुलस एक होता है उसको वोमेन्स एनिमेशन, कैप्सूल कहते हैं। करेक्ट, एकदम करेक्ट। ओके, अभी मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी। नेक्स्ट पोर्शन हम ना यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा वगैरह स्टार्ट करेंगे ना, किडनी के बाद हम वो उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि आपका एक यूरिनरी सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मैं अभी आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी, वो आपको ओके। लिंक समझाएगी कि किडनी में, अभी हमने देख लिया कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ने कैसे ब्लड को प्यूरिफाई किया, ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद में जितना एक्सक्रीटा था वो यूरिन के फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया कैसे वो आया, पूरा प्रोसेस कैसे कैसे उसने एब्जॉर्ब किया, रीएब्जॉर्ब किया, और कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन इकट्ठा हो गया। अब कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन किडनी से निकल के बाहर यूरिनरी ब्लैडर में आता है, ब्लैडर से निकलने के बाद वो हमें यूरिन पास करने का अर्ज आता है, और उससे हम बाद में यूरिन पास हो जाता है। तो अभी मैं आपको इसको देखिए ध्यान से, इसमें सब लिखा हुआ है, आप चाहे तो साथ साथ में पढ़ भी सकते हैं। 4.5 और 5.5 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी में, एवरेज ह्यूमन में। रीनल आर्टरी हमारा ब्लड जो है वो किडनी के अंदर लेकर जाती है। इन्होंने ये बताया है, इन्होंने इसमें क्लियर बताया कि हेल्दी किडनी अगर है तो वो उसका क्या काम होता है, इट कॉन्स्टेंटली क्लीन्स अबाउट हाफ अ कप ऑफ ब्लड एवरी मिनट। हर मिनट ऑलमोस्ट आधा कप ब्लड जो है वो हमारी किडनी क्लीन करती रहती है, एंड जितना भी टॉक्सिन है वगैरह वो बाहर निकाल देती है।
ऐसे नेटवर्क होता है हमारा नेफ्रॉन्स का किडनी के अंदर, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स का ऐसे देखिए नेटवर्क है। इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप से ही दिखाई दे सकते हैं। ये फिल्टर यूनिट है तुम्हारे लिए। तो जैसे जैसे ब्लड फिल्टर हो रहा है, जितना भी फिल्ट्रेट है वो हमारा पीसीटी में जा रहा है। आप यहाँ पे रुकिए। किडनी से ब्लैडर तक आने के लिए एक पतला सा पाइप होता है, इसको हम कहते हैं यूरेटर्स। यूरेटर्स दो बोथ द किडनीज से को ब्लैडर से जोड़ते हैं, ठीक है। नैरो ट्यूब होते हैं जो यूरिन किडनी से लेकर ब्लैडर में छोड़ देता है। अब ये जो यूरेट्रा आप देख रहे हैं ना, यूरेट्रिक ट्यूब जिसमें से आपको यूरिन पास होता हुआ दिखाई दे रहा है येलो कलर का, ये जो ट्यूब है इसकी क्षमता होती है कॉन्टिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से क्या होता है, ये यूरिन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जब करता है तो ये मेक श्योर करता है कि किडनी कॉन्टिन्यूअसली, किडनी से आने वाला यूरिन हमारा ब्लैडर में जाए। तो फिर रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, और जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का बेसिक पर्पस क्या है कि हमारे ब्लैडर में कितना यूरिन छोड़ना है वो यूरेटर डिसाइड करता है। जब ब्लैडर फुल है और फिर भी मान लो यूरेटर ओपन रहेगा तो किडनी से होने वाला फिल्टर बार बार यूरिन ब्लैडर में आएगा, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके जो मसल्स है ना कंट्रोल और रिलैक्स करने, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के, ये मेक श्योर करते हैं कि आपको वो एक बफर टाइम दे दिया जाए ताकि आप नियरेस्ट वॉशरूम ढूंढ सके या आप कंट्रोल कर सके फॉर सम टाइम। यूरिन जो है बाद में ब्लैडर में एंटर करती है, दोनों यूरेटर से ब्लैडर में अंदर आ रही है यूरिन और ब्लैडर फिल हो रहा है। और ब्लैडर की शेप क्या होती है, जब खाली होता है ब्लैडर तो पेयर शेप का होता है, इतना ही बड़ा होता है, जितना बड़ा एक पेयर होता है उतना बड़ा, नाशपाती जैसा। ब्लैडर की जो वॉल्स होती हैं, ये जो आपको साइड की वॉल्स दिखाई दे रही है ना, ये जो मसल से बनी हुई होती हैं, उनका मेन काम होता है रिलैक्स और एक्सपैंड करना। तो जैसे जैसे यूरिन अंदर आता जाता है वैसे वैसे इसकी मसल्स रिलैक्स और एक्सपैंड करती जाती है टिल इट्स कैपेसिटी। जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना वो बड़ी हो सकती है, उतनी बड़ी ब्लैडर आपकी हो सकती है। तो इससे क्या होता है, रिलैक्स और एक्सपैंड करने की कैपेसिटी क्या करती है, इट अलाउज यूरिन टू बी कंट्रोल्ड। ब्लैडर की नॉर्मल ब्लैडर की कैपेसिटी 400 टू 600 ml होती है, आधा लीटर तक यूरिन अप्रोक्सीमेटली को स्टोर कर सकता है। आप ये देखिए, जो साइड में आपको दिखा रहे हैं ना, ये देखिए, ये जो साइड में अभी आपको वायर्स दिखाए, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैडर की जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है किसके साथ, ब्रेन के साथ। और ब्लैडर में बहुत सारे रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे जैसे ब्लैडर की वॉल जो है वो एक्सपैंड करने लग जाती है, ब्रेन को सिग्नल पहुंचने लग जाता है कि भाई ब्लैडर बढ़ रहा है, भर रहा है। और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंचने पर ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब ब्लैडर फुल हो चुका है, अब इसको खाली करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसका कोई बीच का काम नहीं है, इसमें डायरेक्ट रिसेप्टर सेल्स है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है ब्रेन के साथ। अपना ब्लैडर कितना भरा हुआ है वो ब्रेन को पता चलता रहता है। जैसे ही ब्लैडर फुल हो जाता है तुरंत ब्लैडर इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है ब्रेन को, और ब्रेन उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है कि भाई अब खाली करने की जरूरत है और आपको बहुत जोर से वॉशरूम जाने की इच्छा होती है। ब्रेन जो है वो सिग्नल भेजता है कि अब हम पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे ही आपके बाकी के सेंसेस, आपकी आंख, आपकी आपका जितने भी 5 सेंसेस हैं, जब वो बताना शुरू करते हैं कि आप ऐसी पोजीशन में हैं कि अब आप यूरिन को बॉडी से बाहर फेंक सकते हैं, तो ब्रेन यूरिनरी ब्लैडर को एक सिग्नल भेजता है कि अब आप अपनी मसल्स को रिलैक्स की जगह स्क्वीज कर सकते हैं। तो जैसे ही यूरिन ब्लैडर की मसल स्क्वीज होनी शुरू होने लग जाती है, और सेम टाइम पे जो एक्सटर्नल यूरेट्रल स्फिंक्टर्स दिख रहे हैं ना आपको, जो मार्क किए हुए हैं, ये रिलैक्स करने लग जाते हैं। तो ये वाला पाइप ओपन होता है और ऊपर से ब्लैडर स्क्वीज करने लग जाता है।
जैसे ही ये रिलैक्स होने लगा, ऊपर से यूरिन जो है इससे पास होके बाहर आ जाता। और यूरिन का कॉम्पोजिशन में 95% वाटर और 5% वेट होता है, वेस्ट होता है सर। कौन कौन सा वेस्ट? यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, एक्सेट्रा। अब ये जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स है ये रेगुलेट करते हैं कि कितना यूरिन बाहर जाएगा, और बाहर जाने के बाद में ये वापस से टाइटन हो जाते हैं। तो फिर से ये अलाउ कर देते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर हमारा फिल होता रहे, और वो तब तक ओपन नहीं होंगे जब तक हमारा ब्रेन वापस वापस हमको सिग्नल नहीं देता। क्लियर हो गया? अब यस पूरा मैम, प्रोसेस आप ये क्लियर है? वीडियो भेजोगे ना ग्रुप में? क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। वीडियो ये आप भेजोगे ना ग्रुप में मैम? ये वीडियोस यूट्यूब पे प्रेजेंट हैं। आप चाहो तो मैं आपको लिंक शेयर कर सकती हूँ, वो कोई इशू नहीं है, मैं कर देती हूँ, ग्रुप में लिंक इनका शेयर कर देती हूँ। ओके ये मैम, आपके थैंक यू समझने मैम। के लिए, बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ एनिमेटेड वीडियोस ढूंढे थे, ताकि आपको एनिमेशन के थ्रू क्लियर समझ में आ जाए कि प्रोसेस चलता कैसे है। ठीक है? यस मैम, यस। ओके, अभी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किडनी का फंक्शन समझ में आ गया होगा, कैसे यूरिन बनती है वो समझ में आ गया होगा। अभी किसी को कोई यस डाउट है? मैम। ओके देन अभी हम एक क्विक क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। मैं आप लोगों का नाम लूंगी और फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? जो क्वेश्चन पूछूंगी फटाक से आंसर करना है। दुर्गा जी ना, आप मुझे बताइए कि एवरेज ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? अपना 300। हाँ, एक यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? कितना यूरिन वो होल्ड कर सकता है एक बार में? 400 से 600। करेक्ट। 400 से 600 ml, यूनिट साथ में हाँ, बोलना है। हाँ, यस 400 से 600 ml, करेक्ट। ओके। तनुजा राणा, तनुज यस राणा, तनुज राणा, आप मुझे बताइए कि एक दिन में हमारी बॉडी, मतलब मेन और वुमेन की बॉडी कितना ब्लड फिल्टर करती है एक दिन में? मैं 5.5 लीटर्स। हाँ, नहीं, कितना मैम मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए। मैं सोनल, हाँ बताइए। उम्र के 150 ml, हाँ, लीटर। 150 लीटर पर डे। 150। और मैन का 180 लीटर पर डे। अच्छी लीटर, ओके, वेरी गुड। ओके तनुज राणा, आप ये बताइए कि लूप ऑफ हेनले में के दो जो पार्ट है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, उनमें एक स्पेसिफिक काम है। असेंडिंग पार्ट क्या करता है और डिसेंडिंग पार्ट क्या करता है? हेलो। हाँ तनुज राणा, आपको क्वेश्चन सुनाई दिया मेरा? तनुज, आपको आवाज आ रही यस है? मैम। यस मैम। यस हाँ, मैम। ओके। तो क्वेश्चन है कि जो लूप ऑफ हेनले है उसमें असेंडिंग पार्ट क्या करता है, और लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब क्या करता है, क्या फंक्शन है उसका?